हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। अगर आप पहली बार संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बड़े ही आसान तरीके से और स्टेप वाइज हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? वर्ण। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, संस्कृत वर्णमाला में जब हम, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हम संस्कृत की ही बात करेंगे। संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। 13 क्या होते हैं? स्वर। और व्यंजन होते हैं 33, यानी 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अगर आपको संस्कृत के आधार पर स्वर पढ़ने हैं तो आप मेरी प्रत्याहार वाली वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने आपको माहेश्वर सूत्र के माध्यम से इसको समझाया है। ठीक है। अब देखिए, इसमें स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, अगर हमारे माहेश्वर सूत्र के अनुसार अगर लेंगे तो देखिए, अयुण, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे सामान्य जो हमारे माहेश्वर सूत्र में आते हैं। अ, यू, ण हलंत वाला होता है, उसको काउंट नहीं करते। रील, री, क को काउंट नहीं करते। ए, आई यानी ए, ओ, ए, ओंग होता है, ग को नहीं गिनेंगे क्योंकि उसका हलंतव्यम से लोप हो जाता है। आई, औच। ठीक है। तो ये तो जो है मेन स्वर हो गए। अब उसके बाद जो है देखिए, अ के साथ क्या आता है? इसका दीर्घ स्वर क्या आता है? आ। अ का दीर्घ स्वर आ। ई का बड़ी ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ और री का बड़ी री। और उसके बाद जो है री, ए, आई, ओ, औ। देखिए, ऋस्व में हमारे देखो अ, ई, उ और री, ये जो हमारे अ, ई, उ, री और री, इन जो है 5 जो हमारे स्वर है, इनको ऋस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋस्व स्वर। माहेश्वर सूत्र के अनुसार ये काउंट होते हैं हमारे स्वर में, अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है। उसके बाद इनके दीर्घ निकाले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ ये 5 स्वर जो है क्या हो गया हमारे ऋस्व स्वर में। हमारे जो स्वर जो है उसके 3 भेद कहे गए हैं। स्वर के कितने भेद कहे गए हैं? 3। कौन कौन से? देखिए, ऋस्व के ये स्वर के 3 भेद होते हैं। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है। ऋस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं हमारे? देखो, अ, ई, उ, री और री। ये पांचों स्वर किस में आते हैं? ऋस्व स्वर में। किस में आते हैं? ऋस्व स्वर में। अब दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं? देखिए, अ का दीर्घ क्या हो गया? आ। छोटी ई का दीर्घ बड़ी ई। छोटा ऊ का बड़ा ऊ। री का बड़ी री। ठीक है। फिर ये ए, ओ, आई और औ। देखिए, ये 8 जो ये दीर्घ में काउंट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 किस में काउंट होते हैं? दीर्घ स्वर में काउंट होते हैं। यानी अ का दीर्घ आ, छोटी ई का दीर्घ बड़ी ई, छोटे ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ, छोटी री का दीर्घ बड़ी री। ठीक है। री जो है वो ऋस्व रहती है। ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ, औ। ये 8 स्वर जो है ये दीर्घ में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं?
दीर्घ में गिने जाते हैं। ठीक है, और प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। देखिए ह्रस्व स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, इससे डबल टाइम लगता है, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जब प्लुत स्वर की बात आती है तो देखिए प्लुत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। कितनी मात्राओं का? 3। इसमें 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा और इसमें 3 मात्रा। 3 मात्राओं का उच्चारण काल लगता है। इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए देखिए 3 अंक का को जो है स्वर के आगे लगाते हैं। जैसे कुछ भी, जैसे ये ए है तो इसके आगे हम इसको लिखेंगे, 3 अंक को लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे ए है, ये आई है, इसके आगे ये 3 अंक को लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे ये हम जो है आ लिखते हैं तो इसके आगे 3 अंक को लिखते हैं। ठीक है, तो इनके आगे जो है इस 3 अंक को आगे इसके आगे लिखना होता है। तो देखिए हमारे स्वर जो है 5 ये और 8 ये, यानी ये 13 गिने जाते हैं। स्वर कितने हैं? 13। अब बात आती है हमारी व्यंजनों की। देखिए स्वर वे वर्ण है जिनका उच्चारण जो है स्वयं किया जाता है, मीन्स इनका उच्चारण अपने आप ही, जैसे अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, इनका उच्चारण अपने आप ही किया जाता है। ये स्वयं मीन्स स्वतंत्र है, ये अपने आप उच्चारित होते हैं। लेकिन व्यंजन क्या है? देखिए व्यंजन वे वर्ण है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता है। व्यंजन वे वर्ण है जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो देखिए जब व्यंजन की बात आती है हमारी, तो व्यंजन जो है इनके भी 3 भेद किए गए हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब व्यंजन जो है इसके 3 भेद कहे गए हैं, 3 भेद किए गए हैं। सबसे पहले स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म, पहला स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? हमारे क से लगा करके म तक, क से म तक के जो हमारे व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अंतस्थ में हमारे देखो क से लगा करके म, प्रत्येक वर्ग में यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्गों में हमारे देखिए 5 व्यंजन होते हैं। देखिए क वर्ग, पहला कौन सा वर्ग है? क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और 5वां प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। देखिए क वर्ग में क्या क्या होते हैं? क, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये किस में आते हैं? प वर्ग में आते हैं। प, फ, ब, भ, म। अब देखिए क वर्ग में ये 5 हो गए, च वर्ग में 5 हो गए, ट वर्ग में 5 हो गए, त वर्ग में 5 हो गए और प वर्ग में 5 हो गए। तो इन 5 वर्गों में आने वाले
क से लगा करके म तक के व्यंजन क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो देखो एक में 5 है तो 5 में कितने हो गए? 25, यानी टोटल यानी कुल मिलाकर के कितने हो गए? स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। ठीक है। अंतस्थ, अंतस्थ में क्या आते हैं हमारे? देखिए य र ल व आते हैं, य र ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, य र ल व। उसमें स और ह, ये 4 व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म कहलाते हैं। ठीक है। देखिए 25 स्पर्श हो गए, 4 अंतस्थ हो गए और 4 ऊष्म हो गए। तो कुल मिलाकर के ये हमारे व्यंजन कितने हो गए? 25 और 4 29, 29 और 4 33, यानी कुल मिलाकर के हमारे व्यंजन कितने हो गए? 33 हो गए। ठीक है। इसके अलावा जो व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिए। जैसे हमारे क्ष, त्र और ज्ञ जैसे बच गए हमारे, जैसे ज्ञानी, ये हमारे देखिए क्ष, त्र और ज्ञ। देखिए क्ष में क्या क्या होता है? क प्लस स, क और स, इन दोनों के मेल से क्ष से क्षत्रिय बनता है। त्र में त प्लस र होता है, त प्लस र दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? त्र। जैसे ज्ञानी की बात आती है तो देखिए ज प्लस य, ज प्लस य, इन दोनों को मिलाते तो क्या बनता है हमारा? ज्ञ बनता है। ठीक है। इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञ ही होता है क्योंकि इसमें ज प्लस य होता है। वैसे हम बोलते क्या है? ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, नहीं ज्ञानी नहीं होता, ज्ञ नहीं होता, ये ज्ञ। इसका उच्चारण, सही उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या सही उच्चारण क्या होता है? ज्ञ होता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ और बातें समझ ले कुछ, एक जो हमारे लिए जरूरी है संस्कृत में समझने के लिए। अब देखिए जैसे हमारा स्त्री होता है, ये स्त्री होता है जैसे, ठीक है। इसमें क्या होता है? स प्लस री से ऋषि जी, स प्लस री। लेकिन जब हमारा स्र होता है, ये स्र, ठीक है, स्र जब होता है तो इसमें क्या होता है? स प्लस र प्लस अ होता है। स्र में क्या होता है? स प्लस र प्लस अ, और जब इस प्रकार से स्त्री बना होता है तो इसमें स प्लस री होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे हमारा एक हम लिखते हैं, ये जैसे द्व लिखते हैं, द्व लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? द जो है वो स्वर रहित होता है, द तो हलंत वाला है। अब ये व जो है वो पूरा होता है, इसमें द प्लस व प्लस अ, यहाँ पर ये अ जो है ये व में शामिल होता है, और द जो है वो क्या होता है? स्वर रहित होता है, द में स्वर नहीं होता है। ठीक है। सेम कंडीशन हम जब द के नीचे ध लगाते हैं, ये द के नीचे जब हम ध लगाते हैं तो वो भी सेम कंडीशन होती है। यहाँ पर द हलंत वाला होता है प्लस ध प्लस अ होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और है, जैसे हम द्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द्य, ये जैसे विद्यालय, विद्यालय जब लिखते हैं, ठीक है, या गद्यांश लिखते हैं, पद्यांश लिखते हैं, तब उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो द्य होता है इसमें ध्यान से समझिए, इसमें क्या होता है? द तो हलंत वाला होता है और य पूरा होता है। द तो हलंत वाला होता है और य पूरा होता है, यानी स्वर य में होता है। ठीक है। देखो इसको सही शुद्ध ढंग से यानी सही ढंग से लिखने का तरीका क्या होता है? ये देखिए, यहाँ हम द आधा हो गया, ये द हो गया, अब इसमें य पूरा, ये सही इसकी फॉर्मेशन ये होती है, द आधा और यहाँ से ये द्य। सही लिखने का तरीका ये है, विद्यालय, गद्यांश, पद्यांश, ठीक है। ये जो है द्यार्थी, विद्यार्थी, ये तो इस प्रकार से द्य लिखते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या होता है? द प्लस य में अ होता है और द में जो है वो स्वर रहित होता है, द स्वर रहित होता है। ठीक है। अब देखिए मैं इनको जो है, जब मैंने स्वर और व्यंजन बता दिए हैं तो उसके बाद थोड़ा सा जो है ये स्वर जो है वो किस प्रकार से होते हैं, इनमें इनका उच्चारण किस प्रकार से होता है वो मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। देखिए जब हमारी क की बात आती है या ख की बात आती है या ग की बात आती है, तो देखिए ये क जो हलंत वाला था इसमें क्या है? क प्लस अ, क प्लस अ, इसलिए ये पूरा क बना है। अगर इसमें अ नहीं होगा तो ये हलंत लग जाएगा। वैसे ही जैसे क की बात होगी तो जैसे हम का लिखते हैं तो का में क्या होता है? क
को हलंत लगाया, स्वर अलग करेंगे तो क्या होगा, आ, क प्लस आ। ठीक है, जैसे छोटी की है तो क्या होगा, क प्लस छोटी ई, क प्लस सॉरी छोटी ई, क प्लस छोटी ई। अगर बड़ी की है तो क्या होगा, क प्लस बड़ी ई। अगर कू है तो क्या होगा, क प्लस छोटा ऊ। और अगर बड़ा कू है तो क्या होगा, क प्लस बड़ा ऊ। ठीक है, अगर के है तो क्या होगा, के में से स्वर निकाल देंगे तो क्या होगा, क प्लस ए। अगर काई है तो क प्लस आई। अगर को है तो क्या होगा, क प्लस ओ, क प्लस ओ। अगर काऊ है तो क प्लस औ, क प्लस औ। अगर कंग है तो क प्लस अंग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्यंजन जो है ये इन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अगर एक क पूरा है तो इसका मतलब क प्लस अह, अगर एक ख पूरा है तो इसका मतलब ख प्लस अह। अगर ये ग के हलंत नहीं लगाया है इसका मतलब ग प्लस अह। और जैसे यदि का है यानी का की जगह खा है तो ख प्लस आ, गा है तो ग प्लस आ, यानी ये स्वर जो है इनके अंदर निहित होते हैं। अ आ ई ये इनके अंदर होते हैं। जैसे यदि जैसे गी है, पी है, कुछ भी मतलब अगर हो तो उसमें प प्लस छोटी ई, अगर बड़ी पी है तो प प्लस बड़ी ई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये छोटी की में क्या है, क प्लस छोटी ई है, बड़ी की में क्या है, क प्लस बड़ी ई है, छोटा कु में क प्लस छोटा ऊ है, बड़े कु में क प्लस बड़ा ऊ है, के में क प्लस ए है, काई में क प्लस आई है, को में क प्लस ओ है और काऊ में क प्लस आऊ है। और उसके बाद जिसके पीछे ये विसर्ग है उसके पीछे हम जो है विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी समझने की बात है। अब जब हमारे क्योंकि वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसमें जब क्योंकि संधि में भी वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा हमको, स्वर से यानी व्यंजन से स्वर को अलग करना पड़ेगा। जब हमें ये नहीं पता होगा कि की में क प्लस ई कहाँ से आई या कि बड़ी की में क प्लस बड़ी ई कहाँ से आई तो हमको जो है वो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप ये ध्यान रहे कि जब व्यंजन में स्वर शामिल होते हैं तभी उनका उच्चारण होता है। जब की में क प्लस छोटी ई है यानी क व्यंजन है और इसमें ई स्वर है, कु में क व्यंजन है इसमें ऊ स्वर है। ठीक है, यानी इन व्यंजन में ये स्वर होते हैं। वैसे ही हमारे क से लगा करके म तक सभी जो है सभी के अंदर जो मात्राएं लगती है तो वो सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ताकि उनकी वजह से हम जो है उनको अलग कर सके। जब हमको ज़रूरत हो तब उनको स्वरों को व्यंजन से अलग कर दें और संधि और समास आदि जो हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे जो है वर्ण ज्ञान। अब तो देखिए ये तो हमने वर्ण पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन पढ़ लिए। स्वरों की संख्या 13 और व्यंजन 33, व्यंजन 33 पढ़ लिए हमने। क से लगा करके म तक ये स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ य ल व और उष्म स स ह। कुल मिलाकर के कितने व्यंजन हो गए, 33 व्यंजन हो गए। स्वर में स्वर के 3 भेद बताए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में अ ई उ री और री आते हैं जो 5 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ओ, आई, औ, ये 8 दीर्घ स्वर है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने हो गए, 13 स्वर हो गए। ठीक है, प्लुत में इन्हीं स्वरों के आगे क्या लगाना पड़ता है, 3 लगाना पड़ता है, 3 का अंक लिखना पड़ता है, क्योंकि इसके उच्चारण करने में 3 गुना, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, यानी दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय इसके उच्चारण में लगता है, लेकिन इनको अलग से काउंट नहीं किया जाता है। ये 5 है और ये 8 है, टोटल यानी कुल मिलाकर के 13 ही स्वर कहे गए हैं। अब ये देख लीजिए, जब हमने वर्ण पढ़ लिए उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में लिंग और वचन के बारे में भी बता देती हूँ। देखिए संस्कृत में जो लिंग है वो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग जो पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों में ही काउंट नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? नपुंसकलिंग होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पुल्लिंग में क्या क्या होता है, जैसे बालः, गजः, रामः, ठीक है, शुकः, कपोतः, ये सारे पुल्लिंग में आ जाते हैं। बालः मीन्स बालक, हाथी, रामः मीन्स राम, शुकः तोता, कपोतः कबूतर। ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। जब स्त्रीलिंग की बात होती है तो देखिए स्त्रीलिंग में क्या आते हैं, जैसे लता, लता, बाला, चटका, एडका, ये सारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। ठीक है, और भी बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्द है, चाहे वो मति है, चाहे वो गति है, चाहे वो मीन्स ना इकारांत है, उकारांत है, वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर मीन्स उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। लता, बाला, चटका, एडका, ये सारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, नपुंसकलिंग में हमारे देखिए पुस्तक, फल, द्वार आदि, ये सब किस में आते हैं? नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग के रूप अलग तरीके से चलते हैं, स्त्रीलिंग के अलग तरीके से चलते हैं और नपुंसकलिंग के अलग से चलते हैं। पुल्लिंग के रूप जैसे बालः, यानी बालक के चलेंगे तो बालः, बालौ, बालाः, बालः, बालौ, बालाः। स्त्रीलिंग के रूप चलेंगे तो जैसे लता के चलेंगे लता, लते, लताः। और नपुंसकलिंग में अलग तरीके से चलेंगे, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, फलम, फले, फलानि, द्वारम, द्वारे, द्वाराणि। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से तीनों ही लिंगों में रूप अलग अलग तरीके से चलते हैं। वो बात मैं आपको आगे बताऊंगी। ये इसमें यहाँ पर केवल इतना ही ज्ञान प्राप्त करना है कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये सब पुल्लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। जैसे 3 लिंग होते हैं वैसे ही संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। वचन भी 3 होते हैं। देखिए, क्योंकि हिंदी में आप आमतौर पर 2 वचन पढ़ते आए होंगे, 2 ही लिंग पढ़ते आए होंगे। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए जैसे एक बालक को एक वचन में क्या कहेंगे? बालकः। क्या कहेंगे? बालकः। द्विवचन में बालकौ। द्विवचन में क्या कहेंगे? बालकौ। और बहुवचन में बालकाः। बहुवचन में क्या कहेंगे? बालकाः। एक वचन में बालकः, बालक मीन्स एक बालक, बालकौ मीन्स 2 बालक, और बालकाः मीन्स 2 से ज़्यादा, अनेक मीन्स उसमें 2, 3, 4, 2 के बाद जो है 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, यानी 2 से ज़्यादा है, फिर उसमें 3, 4, 5, 6 इस साना 100 तक मीन्स कहीं तक भी हो सकते हैं। बालका मीन्स बहुत सारे बालक आ जाते हैं अनेक बहुवचन में। ठीक है, तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक बालक, 2 बालक और अनेक बालक। ठीक है, अब देखिए लिंग संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वैसे ही संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं। पुरुष भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए कौन कौन से पुरुष होते हैं? सबसे पहला होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन कौन आते हैं? देखिए प्रथम पुरुष में आते हैं स, तौ, ते। एक वचन में स, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। प्रथम पुरुष में स मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों और ते मीन्स वे सब। तो ये आते हैं हमारे प्रथम पुरुष में, वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम और यूयम। त्वम, युवाम,
यूयम, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में क्या आते हैं? अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष में क्या क्या आते हैं? अहम, आवाम और वयम। मीन्स अहम मीन्स मैं, आवाम हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। देखिए प्रथम पुरुष में क्या कहते हैं? स, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। ठीक है, देखिए प्रथम पुरुष में कि जो करता है ये तीनों लिंगों में होते हैं। स, तौ, ते ये पुल्लिंग में हो गए, और स्त्रीलिंग की जब बात आती है तो उसमें आते हैं सा, ते, ताहा। स्त्रीलिंग में क्या आते हैं? सा, ते, ताहा, सा, ते, ताहा। स्त्रीलिंग में होता है ये, जैसे सा मीन्स वह। जैसे देखिए आपके इंग्लिश में सो को क्या लिखते हैं? ही। सा को क्या लिखेंगे? सी की जगह हमारे संस्कृत में क्या लिखते हैं? सा। ठीक है, सा, ते, ताहा, सा, ते, ताहा ये स्त्रीलिंग में होते हैं। वह, वे दोनों, वे सब। और जब नपुंसकलिंग में होता है तो क्या होता है? तत्, ते, तानी, तत्, ते, तानी। यहाँ प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में होता है। प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये तीनों लिंगों में एक जैसा ही रहता है। स्त्रीलिंग में भी सेम रहता है, पुल्लिंग में भी सेम रहता है, और नपुंसकलिंग में भी सेम रहता है। यानी मध्यम पुरुष तीनों लिंगों में सेम ही रहता है, त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम ही रहता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने वर्णों के बारे में पढ़ लिया, लिंग और वचन और पुरुष के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ लिया। अच्छा, इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहे। देखिए कि यहाँ पर जो है, जो मैंने अब फर्स्ट डे यानी पहले दिन जब आपने संस्कृत पढ़ा तो इसमें ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए सीखना जरूरी है। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम संस्कृत भाषा को अच्छी प्रकार से जान सके और समझ सके। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।